Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. आज की क्लास में हम 5 जून का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. तो आज की हेडलाइंस क्या हैं? तो वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है. ठीक है, तो 10वां स्थान लास्ट ईयर से ये 7वें से 10वें में आ गया. विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट होता है, तो इसकी थीम रखी गई है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत. भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है. लोकसभा अध्यक्ष ब्रिक्स संसदीय मंच के लिए ब्राजील की यात्रा पर रवाना हुए हैं. और कोयला मंत्रालय ने सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखो, तो इसको हम और क्या कहते हैं? CCPI, मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है, तो ये फुल फॉर्म तो लिखा हुआ है, आप यहीं से समझ लीजिएगा. ठीक है, तो इसमें कितने देश शामिल होते हैं? टोटल देखो, इसमें 64 देश शामिल होते हैं. ठीक है, 64 देश प्लस क्या और कौन शामिल होता है? यूरोपियन यूनियन. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसमें इतने शामिल होते हैं. ठीक है, और ये किस लिए होता है ये? तो इसमें टोटल जो भी आपके ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाले देश. ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन करते हैं, तो उत्सर्जन करने वाले देशों को शामिल किया जाता है. ठीक है, तो करने वाले देश शामिल होते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब ऐसा ही क्यों? क्योंकि यही तो पॉल्यूशन और क्लाइमेट को ख़राब कर रहे हैं, है ना. अच्छा, ग्रीन हाउस गैस तो आपको पता है, इसी से हमारे जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर रहा है ना. तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस गैस के कारण ही होता है. इसी को हम आपको आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, है ना. तो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम इसको जानते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब चलो इस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया. तो इस रिपोर्ट में देखो, पहले 3 स्थान पे जो टॉप 3 हैं, 1, 2 एंड 3, इन तीनों पर कोई नहीं है. क्यों भाई? क्योंकि कोई इतनी, मतलब ये मानक जो हैं इस क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के मानकों को कोई पूरा कर ही नहीं पाया टॉप 3 में रहने लायक. मतलब नो वन अचीव द पैरामीटर्स ऑफ द क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स. ओके, तो इसमें लिख लेना नो वन अचीव्ड. ठीक है, तो नो वन अचीव्ड. ओके, अब चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे हमेशा की तरह डेनमार्क बना हुआ है. ठीक है, तो डेनमार्क है चौथे नंबर पे. आपको ध्यान रखना है डेनमार्क का नाम. ठीक है, और दूसरे नंबर और 5वें नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पे हमारा नीदरलैंड है ना. तो देखो चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे नीदरलैंड है और 6वें पे यूके है. ठीक है, तो नीदरलैंड का भी आप ध्यान रखिएगा. तो नीदरलैंड. ओके, चलो और क्या याद रखोगे? और भारत की रैंक तो आपको याद रखनी है. भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है सर 10वीं कैसे हो गई सर? क्योंकि लास्ट ईयर तो आपकी लास्ट ईयर आपकी 7 थी. ठीक है, तो ये 7 आपकी लास्ट ईयर थी. अभी ये 10वीं हो गई, मतलब डिक्रीज किया है भारत ने. ठीक है, मतलब भारत नीचे गया इस रैंक में. सबसे लास्ट कौन है? सबसे लास्ट है 67 नंबर पर ईरान. ठीक है, तो ईरान ने तबाही मचा रखी क्लाइमेट के नाम पे. और अच्छा, आपके चाइना चहेते पड़ोसी की रैंक कितनी? चाइना की रैंक की आपकी 55. ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 10th. ठीक है, भारत की रैंक क्या हो गई? 10th हो गई. चलो, तो इंडिया रैंक्स 10th इन ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स एज दिल्लीज AQI रिमेन्स सवर. मतलब दिल्ली की तो हालत हमेशा ही ख़राब रहती है, बट स्टिल भारत की 10वीं रैंक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो देखो, चौथी रैंक पे डेनमार्क है, 5वीं पे नीदरलैंड और 6वें पे यूके हो गया और 7वें पे फिलीपींस, 8वें पे मोरक्को और 10वें पे आप याद रखिए भारत है और 11वें पे स्वीडन है. ठीक है, और देखो लास्ट ईयर आपकी 7 थी भारत की. ठीक है, तो देखो 2024 में अभी जो रैंक आई वो 10वीं. लास्ट ईयर 2023 के लिए आई थी तो 7वीं रैंक थी. तो भारत इस बार गिरावट भारत ने दर्ज की है. ठीक है, चलिए चलो, तो कुछ और रैंक है, इनकी भी रैंक आप लोग सब बताइए. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की 105 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में. ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कितनी है? 79 है भारत की रैंक. एशिया पावर इंडेक्स में 3rd रैंक है. ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी 3rd रैंक है. फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक है? तो फायर पावर में भारत की 4th रैंक है. फायर पावर मतलब क्या होता है? फायर पावर मतलब होता है आपकी मिलिट्री में रैंक. ठीक है, तो फायर पावर मतलब मिलिट्री. नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंक है? तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में 148. ठीक है, तो 148वीं रैंक है. साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वीं रैंक है. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सी है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151. ह्यूमन डेवलपमेंट HDI में कौन सी? 130 रैंक है. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या है? 102 हो गई है अभी.
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत की 15वीं रैंक है, और जबकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96, पहले 93 थी, ये इसमें भी खराब प्रदर्शन रहा। इंटरनेट शटडाउन में दूसरी रैंक हो गई, पहले नंबर पे आपको पता है म्यांमार है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखनी, सारी रैंक को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस, आप सभी को इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए, है ना। इसकी थीम क्या है ये बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस तो आपको पता ही होगा। अच्छा क्यों मनाया जाता है, थीम तो मैं बता दूंगा आपको। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब होता है? ये 5 जून को सेलिब्रेट होता है, बट आपको बताना है ये 5 जून को क्यों होता है। व्हाई बताओ भाई, रीजन बताओ, किसी को कुछ पता है? तो देखो ये 5 जून 1972, तो 5 जून 1972 की डेट को कुछ याद है क्या हुआ था? इस दिन हुआ था हमारे यूनेप की स्थापना हुई थी। यूनेप का क्या है सर? यूनेप है संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त, इसका फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र, लिखो भाई तुम लोग भी लिख लो, ये पूछा जा सकता है तो पता होना चाहिए एटलीस्ट आप। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता दो। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, तो इसी वजह से विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलो और कुछ बता सकते हो? इसका हेडक्वार्टर लिखो, इसका हेडक्वार्टर लिख लो नैरोबी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, जो कि कहाँ, केन्या की कैपिटल है। तो नैरोबी आपकी केन्या में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना, ठीक है। चलो अच्छा ये पहली बार कब आयोजित हुआ था? फर्स्ट टाइम। चलो तो पहली बार भाई इसका आयोजन कब हुआ था? पहली बार जस्ट इसके अगले साल, जैसे इसकी स्थापना हो गई तो इसके जस्ट अगले साल इसका पहली बार आयोजन किया हमने 1973 में। तो 5 जून 1973 को हमने पहली बार इसको सेलिब्रेट किया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी इसकी ओनली वन अर्थ, ठीक है। तो ओनली वन अर्थ। अब इसका होस्ट कंट्री कौन था? तो ओनली वन अर्थ तो हो गया, तो इसका होस्ट कंट्री कौन था, मतलब कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? तो होस्ट था इसका यूएसए, ओके, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब चलो 2025 के बारे में बात करना है, तो 2025 के बारे में बात करते हैं। अरे अच्छा चलो 2025 वाला इसका होस्ट कंट्री कौन है? इसका होस्ट कंट्री कोरिया गणराज्य है। कोरिया गणराज्य मतलब दोनों कोरिया आएंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो कोरिया गणराज्य, तो कोरिया गणराज्य इसका होस्ट कंट्री हो गई। थीम लिख लो तुम लोग, थीम लिखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम लिखो, तो थीम बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना है, तो बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम हो गई 2025 की, ठीक है। तो बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ओके। अच्छा कोरिया गणराज्य तो आपको पता चल गया ना, तो ये 5 जून को सेलिब्रेट होता है। कोरिया गणराज्य क्या होता है? ठीक है चलो, तो नॉर्थ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? ब्योंगचांग है और मुद्रा वॉन है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, मुद्रा वॉन है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने बोल दिया, बहुत बार कराया है तो आपको पता ही होगा। चलो तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025, इंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हमें ख़त्म ही करना है, ठीक है, ओके। चलो तो हाल ही में पवन कामपेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियन स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है? बताओ भाई, तो ये कहाँ आयोजित हो रहा था? तो ये आयोजित होता था थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है। थाईलैंड बैंकॉक में ये आयोजन हो रहा था इसका। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहाँ स्थित होना? ये तमिलनाडु में आपका स्थित होगा। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का, सॉरी मध्य प्रदेश का है, और देश का 97वां नंबर है, ठीक है, 57th नंबर का है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। इस संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो किसका, कौन सा संस्थान है? तो इंटरनेशनल प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, ठीक है। तो इसका नाम लिखो पहले तुम लोग, प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, ये आपने सुना नहीं होगा मुझे लगता है ना। तो इंटरनेशनल प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इसका नाम लिखो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई बता सकता है? इसका हेडक्वार्टर पहले लिख लो। तो इसका हेडक्वार्टर हमारा ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो बताओ भाई इसका हेडक्वार्टर है क्या? इसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स हो गया इसका हेडक्वार्टर। अच्छा ब्रुसेल्स पता है आपको और किसका हेडक्वार्टर है? ब्रुसेल्स के बारे में पता है? तो ये हमारा ब्रुसेल्स है किस देश में? पहले तो ये आपको ध्यान रखना, बेल्जियम कंट्री में, ठीक है। तो बेल्जियम देश में है, बेल्जियम, ठीक है। तो बेल्जियम देश में, और ये और किस किस का ये हेडक्वार्टर है? तो ये देखिए यहाँ पर हमारा नाटो का भी हेडक्वार्टर है और हमारा यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष किस बेसिस पे? वोटिंग हो रही थी, ठीक है। तो वोटिंग चल रही थी अध्यक्ष के लिए। तो भारत की वोटिंग किसके साथ हुई? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रिया, ये वोटिंग हो रही थी, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रिया की वोटिंग हो रही थी। टोटल कितने वोट थे? 141। तो 141 में से 87 वोट्स भारत को मिले, ठीक है। तो 141 में से 87 वोट भारत को मिले और भारत को ही इसका अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। तो भारत को किस टाइम पीरियड के लिए? 2025 से, तो 2025 से 28 तक को भारत को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और भारत को इसमें लीड कौन करने वाला है? तो लीड करने वाले हैं श्री बी श्रीनिवासन, ठीक है। इनका नाम लिख लो तुम लोग, श्री बी श्रीनिवासन। तो श्री बी श्रीनिवासन इनको लीड करने वाले, लीडर यही होने वाला है, ठीक है। तो लीड करेंगे कौन? श्री बी श्रीनिवासन। जो अच्छा, ऑस्ट्रिया के बारे में बताओ। ऑस्ट्रिया की कैपिटल पता है आपको? ऑस्ट्रिया की कैपिटल यहाँ की वियना है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। और वियना में हेडक्वार्टर किसका है? इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर किसका है भैया? तो हेडक्वार्टर है यहाँ ओपेक का, ठीक है। तो ओपेक का आपको हेडक्वार्टर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और कुछ याद रख सकते हो आप? बस इतना याद रखिएगा। ब्रुसेल्स तो पता चल गया आपको, नाटो और यूरोपियन यूनियन का। रोम कहाँ का है? अच्छा, आंसर पहले मार्क लो तुम लोग। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छा, रोम कहाँ का है? रोम FAO इटली में है ना। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। सियोल में अभी हमारी 3rd AI समिति हुई थी, है ना। 3rd AI समिति हुई थी सियोल में। और न्यूयॉर्क किसका हेडक्वार्टर है? तो न्यूयॉर्क हमारा UNO का हेडक्वार्टर है। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए, तो हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? बताओ भाई, नासा प्रमुख के रूप के किसे? जेरेड इशाकमैन, है ना। तो ये नाम तो आपको याद होगा, खूब अच्छे से कराया है मैंने। तो जेरेड इशाकमैन को नासा हेड बनाया गया है। हाल ही में UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, ओके। ये याद रखिएगा, पहली बार मनाया गया था। हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा जी को, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा जी को, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाल ही में 11th ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है। तो 11वां जो ब्रिक्स संसदीय मंच हुआ है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये बताओ भाई। तो लिखो भाई, ब्रिक्स संसदीय मंच। अच्छा, ब्रिक्स में बताओ कितने मेंबर थे जब इसका फाउंडेशन हुआ था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब कितने मेंबर थे, ठीक है। तो ब्रिक्स का संसदीय मंच, तो इसका संसदीय मंच का प्रोग्राम हुआ भैया, ठीक है। तो ये किस क्रम का हुआ है? क्रम इसका है 11th, ठीक है। तो 11वें क्रम का हुआ है। कब से कब तक होने वाला है? 3 से 5 जून, ठीक है। 3 से 5 जून तक इसका आयोजन होगा। कहाँ होने वाला है? होस्ट कहाँ है? इसका होस्ट है सर इसका ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ीलिया कहाँ की कैपिटल है? ब्राज़ीलिया आपकी बताओ भाई, ब्राज़ीलिया कहाँ की कैपिटल है? ब्राज़ीलिया आपका ब्राज़ील का कैपिटल है, ठीक है। तो ब्राज़ील की ये कैपिटल, ये याद रखिएगा। और ब्राज़ील गन्ने के उत्पादन में टॉप पे है, ये भी आपको पता होगा। अब भारत की तरफ से इसमें कौन जाने वाले हैं? तो भारत की तरफ से भारत के कौन? लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर कौन है? तो लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला साहब इसमें जाने वाले हैं, ठीक है। तो ओम बिरला प्रस्थान कर चुके हैं, ठीक है। मतलब अब तो हो ही गया, ओम बिरला साहब पहुंचे थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इतनी बात है। अब आते हैं ब्रिक्स पे, अपने ब्रिक्स पे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ब्रिक्स पे आ जाओ। तो ब्रिक्स की स्थापना देखो, ब्रिक्स जो है ना, इसमें स्टार्टिंग में कितने कौन से? एक तो ब्राज़ील था मेंबर में, ब्राज़ील था, रशिया, 4 मेंबर थे टोटल, ठीक है। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो ये चाइना भले ब्रिक थी संस्था का नाम। फिर 2009 में इसकी पहली बैठक हुई, कहाँ हुई? यकिंतबर्ग। तो यकिंतबर्ग जो कि आपका रूस में है, ठीक है। तो यकिंतबर्ग रूस में इसकी पहली बैठक हुई। यहीं पर हमारा साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पर ऐड हुआ और ये ब्रिक जो था ब्रिक्स बन गया, ठीक है। ब्रिक्स बन गया। फिर अभी हाल ही में हमने 4 कंट्री और ऐड की, है ना। 4 कंट्री कौन सी? एक ईरान हो गया, इथियोपिया हो गया, ठीक है। तो ईरान हो गया, इथियोपिया हो गया, और कौन सा? UAE हो गया, और मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये चारों कंट्री याद है आपको। फिर 10वां मेंबर भी हमने ऐड कर लिया, ठीक है। 10वां मेंबर कौन सा ऐड हुआ है इसमें? इंडोनेशिया। तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपको देखने को भी मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो बैठक हुई थी उसका होस्ट क्या था? उसका होस्ट था कजान शहर में ब्रिक्स की बैठक हुई थी रूस में, ठीक है। तो कजान रूस में इसकी बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल याद रखिएगा, ओके। चलो,
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 11th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन ब्राजील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। हाल ही में सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है बताओ। तो ये कौन हो गया, डी गुकेश है ना। तो ये डी गुकेश खिलाड़ी हो गए, इनका नाम याद रखो भैया, डी गुकेश, इनका नाम याद रखना है। हाल ही में 10वीं अभी इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था नॉर्वे में ही। तो मैग्नस कार्लसन ने गुस्से से अपने मेज पे हाथ मारा कि भैया यार मुझे कैसे इसने हरा दिया, बट बाद में उन्होंने तारीफ वगैरह की थोड़ी उनकी, है ना। और हमारे डी कुकेश साहब ने भी कहा कि 100 बार अगर मैं इनसे खेलता तो 99 बार मैं इनसे हारता, बट ये एक बार वही था जिसमें मैं जीत गया। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका उद्घाटन हुआ है आपका उत्तराखंड। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो माधव गाडगिल को, इनका नाम मत भूलिएगा तुम लोग। ठीक है, तो माधव गाडगिल, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो माधव गाडगिल का नाम आपको याद रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है बताओ भाई। अब ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन तो बता ही लोगे। लिखो सी केयर्स, कौन लॉन्च करेगा, तुम लोगों को कुछ आइडिया है कौन करता है ये सब काम। सी केयर्स लॉन्च करने वाला, ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया, ये इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला हो गया भैया कोल मिनिस्ट्री। किसने भैया, कोल मिनिस्ट्री। कोल मिनिस्ट्री को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जो ये सब करना पड़ रहा है ना। तो कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। इसके मंत्री कौन है, चाहे हमारे कोयला मंत्री कौन है, कोयला मंत्री हमारे जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी जी का नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ है जी किशन, ये यहाँ पे जी किशन रेड्डी है। ठीक है, श्री जी किशन रेड्डी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये किसके लिए, सी से आपका क्या मतलब है, सी से मतलब है आपको कोल लेबर्स। ठीक है, तो सी से मतलब है कोल लेबर्स। कोल लेबर से आपको ध्यान रखना है क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है सर, जो कोयले की खदान होती है। ठीक है, कोयला जो खदान होती है, कोयले की खदान में जो श्रमिक काम करते हैं। ठीक है, कोयला खदान में श्रमिक काम करते हैं, बिल्कुल सर, वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर काम करते हैं वहाँ पर। तो इनको जो पेंशन मिलने वाली है, पेंशन भविष्य निधि, ठीक है, पेंशन मिलेगी, भविष्य निधि मिलने वाली। ठीक है, पेंशन और भविष्य निधि, और जो और क्या मिलता है इनको, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना। तो इनके डायरेक्ट बैंक में जो पैसा आता है, तो इन सब को मैनेज करेगा ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैनेज करेगा, अरे भैया तुम क्या बन रहे हो। ठीक है, तो मैनेज करने वाला है, और क्या करेगा, मैनेज और सरल बनाएगा चीज़ें। ठीक है, मतलब चीज़ें इफेक्टिव होंगी, मतलब टोटल कुल मिला के आप क्या कह सकते हो, श्रमिक कल्याण होने वाला है। ठीक है, श्रमिक कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा, ये मतलब है टोटल। ठीक है, टोटल यही मतलब है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो किसने लॉन्च किया, तो कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और ये याद रखो, देखो एक्स चैट, ये क्या हो सकता है। एलोन मस्क भाई साहब ने ट्विटर का नाम एक्स कर दिया था, तो एलोन मस्क ने अभी एक्स चैट भी आपको लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो एलोन मस्क ने एक्स चैट क्या करेगा, ये भैया व्हाट्सअप को प्रतिस्पर्धा देगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप को टैकल करने के लिए अब यहाँ पर भी तुम लोग चैट कर सकते हो, है ना, हर जगह चैट ही करते रहो तुम लोग। हाल ही में भारत के GRSI ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो भारत ने देखो नॉर्वे के साथ समझौता किया है। भारत ने नॉर्वे के साथ समझौता किया है। इंडिया की कौन सी कंपनी है, तो भारत की कंपनी होगी गार्डन रिच। ठीक है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये कहाँ की कंपनी, भारत में, कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में है भारत में कंपनी, ये ध्यान रखिएगा। और नॉर्वे की कौन सी कंपनी, नॉर्वे की कंपनी का क्या नाम है, कोंग्सबर्ग कंपनी। ठीक है, तो कोंग्सबर्ग कंपनी। ठीक है, कोंग्सबर्ग कंपनी ये नॉर्वे की है। ठीक है, तो इन दो कंपनियों के बीच समझौता हुआ है, और ये क्या निर्माण करेंगे, PRB। तो PRB का निर्माण करेंगे। भारत में पहली बार होता है स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत। ठीक है, इसका मतलब होता है, तो इसका निर्माण होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है, तो लीजे यांग। यहाँ ऐसे ही होते हैं नाम। ठीक है, तो लीजे म्यांग, तो लीजे म्यांग को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है। 5 साल इनका कार्यकाल होने वाला है। सियोल इनकी कैपिटल है, वॉन इनकी करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हाल ही में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने अबेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का समझौता लिया है भैया। तो अबेयर प्लेटफॉर्म क्या है, तो अबेयर प्लेटफॉर्म
भाई यार आंध्र प्रदेश ना, सॉरी तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश ही तो है, आंध्र प्रदेश फॉर्म में चल रहा है, बिल्कुल ही फॉर्म में चल रहा है। देखो तो MOU साइन हुआ है, मतलब समझौता हुआ है। तो ठीक है, समझौता हुआ है किसके किसके बीच? एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश प्लस सतीश धवन, तो आंध्र प्रदेश प्लस सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर के बीच समझौता हुआ है। अब सर ये समझौता क्यों हुआ है? स्पेस ये तो आपको पता है ना, श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये किस लिए काम आता है? ये इसरो का हमारा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, तो इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है ये, ठीक है, तो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, ओके, तो ये आपको समझ जाना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, ठीक है, तो इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है? 5 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब किस लिए हुआ है? ये आपदा को अलर्ट करेगा, क्योंकि देखो इसरो के पास क्या है, इसरो के पास हमारे उपग्रह हैं, तो उपग्रह से आसानी से पता लगा सकता है आपदा कब आने लगे, तो आपदा अलर्ट देगा। किसको देगा भैया? आपदा अलर्ट करेगा, मतलब समय से नागरिकों को, ठीक है, समय से देखो पता चलना जरूरी होता है, ऐसे पता तो चलेगा ही आने के बाद, तो समय से नागरिकों को आपदा का अलर्ट प्रदान करने वाला ही, ठीक है, मतलब अवेयर करेगा, किसी भी आपदा के लिए अवेयर करेगा, जो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम भी है ना, तो अवेयर करने के लिए इसका समझौता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश। आज मेरी आवाज़ थोड़ा आपको बैठी बैठी लग रही है ना, ऐसे तुम लोगों के लिए चिल्ला चिल्ला के हो गई है, ठीक है। स्टिल समझते नहीं हो तुम लोग, आज ऐसे ही गंदी आवाज़ से काम चला लो, ठीक है। चलो, हाल ही में, अरे क्या हो रहा है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब किसने जीता भैया? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। किसके खिलाफ था मैच भैया? PBKS, है ना, PBKS के मैच खिलाफ था। RCB के कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार, और PBKS के श्रेयस अय्यर थे। भैया इन्होंने जो कल किया ना, कल जो विक्ट्री परेड हुई भाई, वहाँ पर क्या भगदड़ मच गई यार, वहाँ पे 11 लोग समथिंग मर गए और पता नहीं कितने घायल हो गए। अब तुम लोग इतना क्या ही यार, मतलब क्यों पागल हो यार। चलो, हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को, ठीक है, तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक बनाया गया, शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ओके। चलिए भाई, इस तरह आंख बंद करके किसी के पीछे क्या देख लोगे यार तुम लोग वहाँ जाके? चलो ठीक है, फैन होना पसंद करना लोगों को अच्छी बात है, बट ऐसे जान और हानि, मतलब जिनके परिवार के बच्चे गए वो तो फिर गए ना, उनके लिए तो हमेशा के लिए दुख हो गया। चलो क्या ही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरी